नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.4 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4। ये है प्रश्न संग्रह 3.4। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया? आकृति 3.48 में बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। यदि ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर तो ए जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये जो है कोण समद्विभाजक के प्रमेय से ही आएगा। देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया है? बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। देखोगे यहाँ पे बिंदु ए ये वाला है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। जब ये समद्विभाजक रहेगा तो ये जो है बिंदु ए से ये वाली जो समान दूरी हो जाएगी ना, ए एक्स और ए जेड क्या हो जाएगी? समान दूरी पर आएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे क्या दिया गया है? बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है, ये दिया गया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के भुजाओं से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो ये क्या जाएगा? कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ये जो देखोगे कोण समद्विभाजक प्रमेय से ये क्या आ जाएगा? ये समान दूरी पर है, मतलब जो दिया गया बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है, तो इसलिए बिंदु ए जो है एक्स वाई जेड के भुजाओं से समान दूरी पर है। ऐसा हम लोग कोण समद्विभाजक के प्रमेय से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बराबर ए जेड। तो हमको देखोगे यहाँ पे दिया गया है ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पे समान दूरी पर रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए जेड बराबर ए एक्स। देखोगे ए जेड जो है वो ए एक्स के बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए जेड बराबर ए एक्स कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी आ जाएगा ए जेड बराबर 2 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा इसका उत्तर। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे? क्या पूछा गया? ए जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखोगे ए जेड की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो कहने का क्या मतलब है? जो दिया गया है उसी से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कोण समद्विभाजक प्रमेय से ए एक्स बराबर 2 है तो ए जेड भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? आकृति 3.49 में कोण आर एस टी 56 अंश, रेख पी टी लंब है किरण एस टी पर, रेख पी आर लंब है किरण एस आर पर तथा रेख पी आर सर्वांगसम है रेख पी टी का हो, तो कोण आर एस पी का माप ज्ञात कीजिए और कारण सहित लिखिए। देखोगे हमको क्या निकालना है? देखोगे आर एस पी कहने का क्या मतलब है? ये वाला कोण हमको निकालने के लिए बोला गया है। और हमको क्या दिया गया है? देखोगे आर एस टी मतलब ये पूरा का पूरा कोण दिया गया है, हमको इसमें से आधा कोण निकालना है। और क्या बोला गया है? रेख पी टी लंब है किरण एस टी पर, पी टी लंब है एस टी पर और आर पी लंब है एस आर पर। और क्या बोला गया है? पी आर सर्वांगसम है पी टी के। देखोगे पी आर ये वाला जो है इसके सर्वांगसम है, तो हमको आर एस पी का माप ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको जो जो चीज दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे कोण आर एस टी हमको दिया गया है 56 अंश। उसके बाद में क्या दिया गया है? रेख पी टी लंब है किरण एस टी पर, किरण एस टी पर। उसके बाद में रेख पी आर लंब है किरण एस आर पर, और क्या बोला गया है?
रेख पी आर सर्वांग समरेख पीटी, ये हमको दिया गया है। कोण समद्विभाजक प्रमेय में देखोगे ये वाली भुजा इसके बराबर दी गई है। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु जो P है वो कोण TSR की भुजाओं से समान दूरी पर है। तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, बिंदु P कोण TSR की भुजाओं से समान दूरी पर है, इसलिए बिंदु P कोण TSR के समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर स्थित है। तो कहने का क्या मतलब है, इसके पहले वाले में हमको यहाँ पे दिया गया था कि समद्विभाजक पर स्थित है, तो हमने क्या लिखा था, भुजाओं से समान दूरी पर है। यहाँ पे भुजाओं से समान दूरी पर दिया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, समद्विभाजक पर स्थित है। तो इसका कारण क्या बनेगा, कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से, ये कोण समद्विभाजक प्रमेय से ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जब ये समद्विभाजक हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण RSP बराबर आधा गुणे कोण RST। यहाँ पे देखोगे RSP जो है वो आधा हो जाएगा RST का, ये चीज तो हमको दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए कोण RSP बराबर आधा गुणे RST हमको 56 अंश दिया गया तो ये इससे कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अठे 16 28 अंश आएगा, इसलिए कोण RSP बराबर ये आ जाएगा 28 अंश। यही आएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में PQ 10 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर, PR 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण को पहचाने और लिखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR। अब यहाँ पे देखोगे PQ कितना है, ये है 10, QR कितना है, ये है 12 और PR है 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमको दिया गया है PQ 10 सेंटीमीटर, उसके बाद में QR 12 सेंटीमीटर, उसके बाद में PR हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोला गया, सबसे बड़ा कोण पूछा गया है, हमको यहाँ पे भुजा दिया गया है। तो सबसे पहले ना भुजा को ही लिखते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा क्या होता है 12, 12 से छोटा होता है 10 और 10 से छोटा होता है 8, ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखो कि 12 के लिए क्या था QR, कहने का क्या मतलब है QR जो भुजा रहेगी वो सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद में उससे छोटा कौन सा रहेगा PQ 10 वाला, उसके बाद में लास्ट में क्या रहेगा PR रहेगा। ये इस तरीके से तो ये सिर्फ भुजा का हो गया, लेकिन हमको क्या पूछा गया, कोण पूछा गया ना। तो अब यहाँ पे देखोगे QR के ठीक सामने वाले कोण का नाम ये वाला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा RPQ, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कोण RPQ बड़ा हो जाएगा किससे, PQ के सामने से। PQ के ठीक सम्मुख भुजा में जो सामने कौन सा कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, तो क्या हो जाएगा PRQ, यहाँ पे हो जाएगा कोण PRQ। इससे छोटा कौन सा आएगा PR के सामने, तो यहाँ पे PR के सामने कौन सी कोण बनेगी, ये वाला बनेगा, ये हो जाएगा RPQ, कोण RPQ। इसका कारण क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ऐसे आएगा बड़ा होता है। ये वाला देखोगे ये सबसे बड़ा कोण हो गया और ये सबसे छोटा कोण हो गया, तो इसलिए सबसे बड़ा कोण
कौन सा है, कोण आर पी क्यू तथा सबसे छोटा कोण आर पी क्यू है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेना है और उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो बता देना है और उसके आधार पर हमारा कोण आ जाएगा। बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, जब यहाँ पे बड़ी भुजा रहेगी उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला कोण बड़ा हो गया और ये वाला कोण सबसे छोटा हो गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिभुज एफ एन में कोण एफ 80 अंश, कोण ए 40 अंश। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का नाम कारण सहित लिखिए। तो इसमें भी हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। पहले इसका नाम दे देते हैं एफ, यहाँ पे ए और यहाँ पे एन, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखोगे एफ कितना दिया गया है, एफ दिया गया है हमको 80 अंश, ए दिया गया है 40 अंश। हमारे पास एन नहीं है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। कोण एफ बराबर 80 अंश दिया गया है और कोण ए बराबर दिया गया है 40 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज एफ ए एन में, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज के कोणों के योगफल का माप 180 अंश होता है। जब 180 अंश होता है तो क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ो, एफ प्लस कोण ए प्लस कोण एन बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। तो देखोगे एफ कितना दिया गया है 80, ए दिया गया है 40 अंश धन कोण एन तो निकालना है तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 40 120 अंश धन कोण एन बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा कोण एन बराबर 120 अंश प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 अंश माइनस 120 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश। ये आ गया कोण एन बराबर 60 अंश। देखोगे कौन कौन सा है, कोण एफ है 80 अंश, कोण ए है 40 अंश और कोण एन है 60 अंश। तो सबसे बड़ा कौन सा है 80 अंश ना, 80 अंश से छोटा कौन सा है 60 अंश और 60 अंश से छोटा कौन सा है 40 अंश है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोण एफ बड़ा है कोण एन से और कोण एन बड़ा है कोण ए से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण एफ, देखोगे कोण एफ के ठीक सामने कौन सा है, कोण एफ के ठीक सामने है ए एन। यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए एन बड़ा हो जाएगा कोण एन के सामने। कोण एन के सामने क्या है एफ ए, या तो एफ ए लिखो, ये हो जाएगा एफ ए। और कोण ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या है एफ एन, एफ एन। इसके कारण में क्या आएगा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। देखोगे बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी और सबसे छोटी भुजा ये हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा ए एन तथा सबसे छोटी भुजा एफ एन है, एफ एन है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको दो कोण दिया गया था तो तीसरे कोण का पहले मान निकाल लेना है, फिर यहाँ पे रखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब कोण आ जाएगा तो कोण के सामने वाली भुजा हम लोग लिख लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण
न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जो भी समबाहु त्रिभुज बनेगा तो सबसे पहले ये बनेगा ए बी और सी, ये बोला गया है। उसके बाद में देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया, समबाहु त्रिभुज बोला गया ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, ये तीन के तीनों भुजाएं समान है। और यहाँ पे ये जो न्यून कोण बोला गया है ना, ये क्या हो जाना चाहिए था, समान कोण होना चाहिए था। तभी देखोगे इसका जो सामने वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो हमको दिया क्या क्या गया है पहले वो लिखते हैं। दत्त में क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ये हमको दिया गया है समबाहु त्रिभुज है। और हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं साध्य में क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी यह समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके तीन के तीनों कोण समान आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे। उपपत्ति में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले दो का पकड़ते, देखोगे ए सी और बी सी। यहाँ पे क्या दिया गया है, रेख ए सी सर्वांग सम रेख बी सी, इस तरीके से तो हमको दिया गया, मतलब ए सी बी सी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखोगे ए सी के ठीक सामने वाले जो कोण है ए बी सी, कोण ए बी सी सर्वांग सम रेख बी सी के ठीक सामने वाली कोण क्या हो जाएगी, बी ए सी, कोण बी ए सी। इसका कारण क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से, ये तो आ गया, ये हो जाएगा हमारा कथन एक। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला लिखेंगे, देखोगे ए सी बी सी के बराबर था। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी जो है वो बी सी के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी सर्वांगसम रेख बी सी। यहाँ पे देखोगे ये तो तीनों बराबर दिया गया ना, समबाहु त्रिभुज है। तो रेख ए बी के ठीक सामने वाला कोण क्या आएगा, कोण ए सी बी। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सी बी सर्वांगसम रेख बी सी के सामने क्या आ जाएगा, बी ए सी आ जाएगा, बी ए सी, कोण बी ए सी। इसका भी कारण बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। अब यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा कथन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे बी ए सी, यहाँ पे भी कोण बी ए सी, दोनों कोण बराबर है। तो जो कोण बी ए सी ए बी सी के बराबर हो जाएगा और कोण बी ए सी कोण ए सी बी के बराबर हो जाएगा, तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण बी ए सी सर्वांगसम कोण ए सी बी। तो कहने का क्या मतलब है, तीन के तीनों कोण समान आ गए, यही चीज तो हमको सिद्ध करना था। इसीलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी यह समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। तो कहने का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज होता है वहां पे क्या होता है, सब उसके कोण जो होते हैं समान होता है, इसीलिए उसको समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी की समद्विभाजक भुजा बी सी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा ऐसा त्रिभुज बनेगा तो ये हो जाएगा बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, ऐसे ही आएगा ना। देखोगे क्या बोला गया है, ए बी सी में बी ए सी की समद्विभाजक भुजा बी सी पर लंब है। देखोगे बी ए सी की जो समद्विभाजक हो जाएगी बी सी पर लंब, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे डी। ये ऐसा हमको बोला गया लंब है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है।
हमको इसका मतलब क्या लाना पड़ेगा, ए बी बराबर ए सी। ये अगर हम लोग सिद्ध कर देते हैं तो ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो भी हमको दिया गया पहले वो लिखते हैं, कोण बीएसी की समद्विभाजक भुजा बीसी पर लंब है। कुछ इस तरीके से तो हमको दिया गया। देखोगे जब ये भुजा बीसी पर लंब हो जाएगा तो यहाँ पे देखोगे हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एडीबी और एडीसी। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एडीसी में। अब यहाँ पे हम पहले सिद्ध करते, देखोगे क्या आएगा, एडी और एडी सामान्य भुजा हो जाएगी। यहाँ पे लिखोगे रेख एडी सर्वांग सम रेख एडी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सामान्य भुजा। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य भुजा। और यहाँ पे देखोगे एडीबी और एडीसी, ये क्या है, प्रत्येक 90 अंश है। यहाँ पे लिखेंगे कोण एडीबी सर्वांग सम कोण एडीसी। इसका रीजन क्या आएगा, इसका कारण क्या बनेगा, प्रत्येक 90 अंश। और क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे बीएडी और सीएडी। यहाँ पे कोण बीएडी सर्वांग सम कोण सीएडी, ये क्यों आएगा, देखोगे ये दत्त में हमको दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे देखोगे लिखा है बीएसी का समद्विभाजक है, मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी। अब इसका कारण क्या बनेगा, देखोगे यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये कोण है, ये भुजा है, ये कोण है, मतलब क्या हो गया, को भू को कसौटी से। तो को भू को कसौटी से ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये सर्वांग सम है। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, रेख ए बी सर्वांग सम रेख ए सी। देखोगे ये वाले त्रिभुज में ए बी और ये वाले में ए सी, ये दोनों बराबर होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसका कारण क्या आएगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। जब यहाँ पे ध्यान दोगे, जब ये दोनों भुजा सर्वांग सम हो गया तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना, दो भुजा बराबर हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको जब समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना रहेगा तो मतलब उसकी दो भुजा बराबर बताना रहेगा। तो हम लोग पहले कसौटी लगा करके इसको सिद्ध कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगी तो समद्विबाहु त्रिभुज है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 3.50 में यदि रेख पी आर सर्वांग सम है रेख पी क्यू के। देखोगे पी क्यू और पी आर सर्वांग सम दिया गया, तो सिद्ध कीजिए कि पी एस बड़ा है रेख पी क्यू के। देखोगे पी एस कौन सा है, ये वाला है पी एस, ये वाला हमको बड़ा बताना है किससे, पी क्यू से। ये वाली भुजा से हमको ये वाला बड़ा बताना है, इस तरीके से करना है हमको। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया गया। सबसे पहले देखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में हमको क्या दिया गया है, रेख पी आर सर्वांग सम रेख पी क्यू, ये हमको दिया गया है, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं दत्त। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे पी आर के ठीक सामने वाला कोण कौन सा है, पी क्यू आर है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण पी क्यू आर सर्वांग सम, ये क्या हो जाएगा, पी
के सामने कौन सा है, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। इसका क्या कारण आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। अब यहाँ पे देखोगे ये समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से क्या आ गया, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर आ गया। अब क्या करते हैं, देखोगे पी आर क्यू जो है वो कोण पी आर एस का बहिष्कोण है। यहाँ पे लिखेंगे कोण पी आर क्यू, यह त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण है। कुछ इस तरीके से बनेगा। देखोगे पी आर क्यू ये क्या है, पी आर एस के बहिष्कोण है। तो हम लोगों ने बहिष्कोण का गुणधर्म देखा था कि जो पी आर क्यू रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो भी बहिष्कोण होता है वो बड़ा होता है अंदर वाले कोण से। तो अंदर वाले कोण के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, पी एस आर लिखते हैं, पी एस आर। तो यहाँ पे इसका कारण क्या लिखोगे, त्रिभुज के बहिष्कोण के गुणधर्म से बहिष्कोण का गुणधर्म से ये वाला जो आएगा, इसको कथन 2 दे दो और इसको कथन 1 दे दो। अब देखोगे कथन 1 2 से, कथन 1 तथा 2 से। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे पी आर क्यू है, यहाँ पे भी पी आर क्यू है। तो देखोगे ये जो पी आर क्यू है वो पी क्यू आर के बराबर है। तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बड़ा है कोण पी एस आर से, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखोगे पी आर क्यू यहाँ पे है, तो पी आर क्यू जो है पी क्यू आर के बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू आर बड़ा है कोण पी एस आर से। मतलब ये वाला कोण हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये वाला कोण क्या हो गया, छोटा हो गया। देखोगे हमारे पास क्या आ गया, कोण पी क्यू आर बड़ा है कोण पी एस आर से। तो यहाँ पे देखोगे पी क्यू आर को, देखोगे ये जो पी क्यू आर है इसको हम लोग पी क्यू एस लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में है। देखोगे यहाँ पे पी क्यू आर को पी क्यू एस लिखेंगे, वैल्यू तो वही रहने वाली है। और यहाँ पे पी एस आर जो दिया गया, पी एस आर दिया गया, उसको पी एस क्यू लिख लेते हैं, कोण पी एस क्यू। कथन नंबर 3। अब यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में कोण पी क्यू एस बड़ा आया है कोण पी एस क्यू से। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे पी क्यू एस के ठीक सामने वाली भुजा क्या है, पी एस है। यहाँ पे लिखेंगे पी एस बड़ा हो जाएगा, और पी एस क्यू के ठीक सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू है। ये हो जाएगा पी क्यू। इसके कारण में क्या आएगा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेख पी एस बड़ा है रेख पी क्यू के। देखोगे यही तो हमको सिद्ध करना था ना। तो कहने का क्या मतलब है, हमको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना है। देखोगे इसके ठीक सामने वाली ये वाली कोण, इसके ठीक सामने वाली ये वाली कोण, उसके बाद में ये वाला जो है ये इसका बहिष्कोण हो जाएगा। जो बहिष्कोण वाला कोण होता है वो ये वाले कोण से बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ा हो जाएगी, और ये इसके सामने वाली भुजा छोटी हो जाएगी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया, आकृति 3.51 में रेख ए डी तथा रेख बी ई त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब है, और क्या बोला गया, ए ई बराबर बी डी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी सर्वांग सम बी ई है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे ये जो त्रिभुज बनाया हुआ है, अब हम लोग क्या करते देखोगे, ए डी बी ये वाला जो त्रिभुज है
ये वाला तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे देख सकते हैं। और जो ये दूसरा वाला त्रिभुज है BEA वाला, ये वाला हम लोग देखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं। इस तरीके से जब यहाँ पे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा B, यहाँ पे आ जाएगा E और ये हो जाएगा A। देखोगे ये इस तरीके से बनेगा तो देखोगे हम लोग को देखने में आसानी हो जाएगी। ADB और BEA कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो BEA है, उसको हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है। तो वही चीज दिया गया, देखोगे AD तथा रेख BE ABC के शीर्ष लंब है। देखोगे BE शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया 90 अंश। यहाँ पे AD शीर्ष लंब है, तो ये भी हो जाएगा 90 अंश। अब क्या बोला गया AE बराबर BD। AE कहाँ पे है, ये वाला है, और BD कौन सा है, ये वाला बराबर बराबर दिया गया। और हमको सीधे क्या करना है AD बराबर BE। AD कहाँ पे है, देखोगे AD ये वाला है, ये वाला ना, AD बराबर BE, मतलब हमको ये वाली भुजा बराबर बराबर बतानी है। तो हमको देखोगे ये सिद्ध करना है BE और AD के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा त्रिभुज आएगा ADB और BEA। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BEA में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे AE बराबर BD, तो यहाँ पे लिखेंगे रेख BD सर्वांग सम रेख AE, ये हमको दिया गया है, या बोला जा सकता है कि भाई ये दत्त है। देखोगे AE बराबर BD, ये हमको दिया गया है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, तो लिख सकते हैं कोण ADB, कोण ADB सर्वांग सम कोण BEA। देखोगे ये भी 90 अंश का है, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। तो ध्यान से देखोगे ये 90 अंश के ठीक सामने है कर्ण है, और यहाँ पे भी 90 अंश के ठीक सामने कर्ण है, मतलब एक ही कर्ण दोनों त्रिभुज में है। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण AB सर्वांग सम कर्ण AB। इसका रीजन क्या आएगा, इसका कारण क्या आएगा, सामान्य भुजा। सामान्य भुजा 3 जोड़ी मिल गई ना हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे ए से लिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज BEA। कौन सी कसौटी लगेगी, कर्ण भुजा कसौटी लग जाएगी। कर्ण भुजा कसौटी से ये सिद्ध हो गया। जब ये कर्ण भुजा कसौटी से सिद्ध होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए रेख AD सर्वांग सम रेख BE ना। देखोगे AD BE के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, यही बनेगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।